हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसएसटी का पेडागोजी देखने जा रहे हैं और केवल 2 वीडियो में ये पूरा एसएसटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। एसएसटी का पेडागोजी, ठीक है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। मास्टर क्लास है ये, और मास्टर क्लास के अंतर्गत यदि हम बात करें तो आपका ये पूरा पेडागोजी जो भी आपको एसएसटी में पढ़ना है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर का कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यदि आपने ये वीडियो देख लिया है इसका मतलब कि आपका एसएसटी का पेडागोजी कंप्लीट है। ठीक, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें कि सामाजिक अध्ययन या फिर हम इसको विज्ञान भी बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति एवं समस्याएं, यानी कि कॉन्सेप्ट, नेचर और प्रॉब्लम के बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में ये टॉपिक सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है कि सोशल स्टडीज या फिर सोशल साइंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, नेचर क्या होगा एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति क्या है। तो बहुत बार क्या होता है कि सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है समाज का अध्ययन। बिल्कुल ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि समाज का अध्ययन करना है, बिल्कुल ठीक। तो सामाजिक अध्ययन एक व्यापक शब्द है जिसमें समाज के सभी पक्ष शामिल है, और सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जब समाज का अध्ययन हो रहा है इसका मतलब कि इसके अंतर्गत समाज की आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल है, समाज का अध्ययन करोगे। समाज का अध्ययन मतलब क्या कि समाज में आर्थिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है आदि। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति कैसी है पूछा जा सकता है। ये हमने अर्थ देख लिया। सामाजिक अध्ययन का अर्थ समाज का अध्ययन, और समाज का अध्ययन मतलब उसके आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन भैया इसकी प्रकृति भी तो बताते चलो। तो इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति परिवर्तनशील है। कैसी है? परिवर्तनशील है। क्यों? क्योंकि एक जैसा आर्थिक स्थिति नहीं रहती है समाज की। राजनेता एक ही व्यक्ति नहीं बना रहता है, बदलता है। संस्कृति भी अपने आप में कभी कोई चीज एकदम पुरानी निकल करके आती है कि हाँ ये वाली संस्कृति को अपन फॉलो कर रहे हैं। धर्म भी ऐसा है कि हम उसको और भी ज्यादा क्या करते हैं कि उसको उसमें और भी ज्यादा, जैसे कि अभी क्या बात आ रही है कि वैदिक चीजों को आगे लाया जाए। ठीक है, तो वही धर्म में भी बहुत और भी अपने आप में मतलब कि जो हमारे रहस्यतम चीजें अब उभर करके आ रही, तो उसमें परिवर्तन होता रह रहा है। तो सामाजिक अध्ययन की प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील है। प्रारंभ में इसे केवल वर्णनात्मक विषय समझा जाता था, यानी कि पूरा का पूरा ये क्या थ्योरेटिकल है, यानी कि पूरी थ्योरीज वर्णनात्मक है, एक्सप्लेनेटरी था। ठीक है, तथा इसमें केवल मानवीय विषयों का विवरण दिया जाता था और इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया जाता था। पहले समझो, पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में क्या किया जाता था? केवल वर्णनात्मक विषय इसको समझते थे और केवल मानवीय विषयों का विवरण मिलता था, लेकिन किसी भी प्रकार का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होता था इसमें। और इसमें कारण कार्य संबंध पर बल भी नहीं दिया जाता था। किस पर नहीं बल दिया जाता था? कारण कार्य संबंध पर बल भी नहीं दिया जाता था। फिर अध्ययन तथा शिक्षण में वैज्ञानिक विधि के विकास होने से सामाजिक अध्ययन की अध्ययन पद्धति में परिवर्तन हुआ है। यानी कि जब पहले वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन बाद में जब वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया तब इसके अध्ययन पद्धति में परिवर्तन आया है। ठीक है, तो इसके अध्ययन तथा शिक्षण में वैज्ञानिकता का समावेश हो गया। पहले तो सिंपल वर्णनात्मक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेते थे, कोई प्रैक्टिकल कि प्रैक्टिकली ये सब चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही, कि एप्लीकेबल है या नहीं। लेकिन बाद में जब इसमें वैज्ञानिक चीजें या वैज्ञानिक विधि का विकास हुआ तब इसमें वैज्ञानिकता का भी समावेशन हो गया। और फिर उसके बाद में अब सामाजिक अध्ययन में कारण कार्य संबंध पर बल दिया जाने लगा है। पहले नहीं देते थे कारण कार्य संबंध कि ये कारण है, ये कार्य है। ठीक है, कारण कार्य संबंध पर किसी भी प्रकार का बल नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें वैज्ञानिक विधि का समावेशन नहीं था। लेकिन जब वैज्ञानिक विधि का समावेशन हुआ, यानी कि हम वैज्ञानिक तरीके से जब इसका अध्ययन करने लग गए, तब जा करके
इसमें वैज्ञानिकता आई और उसके बाद में कार्यकारी संबंध पर भी बल दिया जाने लगा। इसमें तर्क पर बल देकर निष्कर्ष निकाला जाने लगा। ठीक है, इस तरह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहा जाने लगा, लेकिन पहले ये तो केवल अध्ययन था। ठीक है, सामाजिक अध्ययन था, लेकिन सामाजिक विज्ञान कब बना? जब इसमें वैज्ञानिकता का समावेशन हुआ, कार्य कारण संबंध पर बल दिया गया, तर्क पर बल दिया गया और तर्क पर बल दे करके जब निष्कर्ष निकाला गया, तब जाकर के सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान कहा जाने लगा। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या आप लोगों का कि पहले क्या था, अब क्या हो गया है? समझ में आया? अब मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सामाजिक अध्ययन का अर्थ बताइए। ठीक है, क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आया कि सामाजिक अध्ययन का, क्वेश्चन सुन लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन आया है कि सामाजिक अध्ययन का आपको अर्थ बताना है। सामाजिक अध्ययन का अर्थ बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या दिया गया है? ए, बी, सी और ये डी। पहला दिया है परिवार का अध्ययन, क्या है? परिवार का अध्ययन। दूसरा है पर्यावरण का अध्ययन। तीसरा है समाज का अध्ययन। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा? अभी जस्ट हमने देखा सामाजिक अध्ययन मतलब क्या? समाज का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक, कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ जाएं अब हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्या है इसके, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की अवधारणा निरंतर गतिशील रही है, यानी कि कॉन्सेप्ट्स इसके हमेशा बदलते हैं। बिल्कुल ठीक है। प्रारंभ में सामाजिक विषयों का अलग अलग विभाजन नहीं हुआ था, सामाजिक विषय अलग अलग नहीं थे। ठीक, इसे सामान्यतः इतिहास का ही अंग माना जाता था। अच्छा, यानी कि सामाजिक अध्ययन मतलब इतिहास, लेकिन समय के साथ सामाजिक अध्ययन की अवधारणा में परिवर्तन आया। अब सामाजिक अध्ययन के विभिन्न विषयों का विभाजन हो गया और इस चरण में जैसे कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि का विभाजन हुआ, परंतु यह अवधारणा विषयों के अलगाव पर आधारित थी, यानी कि विषय ही अलग अलग है, इसीलिए सामाजिक अध्ययन भी अलग अलग हो गया। ठीक है, तो सामाजिक अध्ययन के विषय के संबंध में समाज में अनेक प्रकार की धारणाएं प्रचलित हैं। तो इस अध्ययन के प्रति शिक्षक तथा विद्यार्थियों दोनों में अरुचि उत्पन्न होती है, यानी कि आप अलग अलग चीजें हैं इसमें, तो अरुचि आ जाती, वो जो कि इतना ज्यादा ये उतनी गहरी बात नहीं है। सिंपल सी बात ऐसे समझो कि पहले सामाजिक अध्ययन में कोई विषय का विभाजन नहीं हुआ था, फिर उसके बाद में ये धीरे धीरे इसको क्या किया गया, विभाजित किया गया, लेकिन प्रारंभ में इसे इतिहास का ही अंग माना जाता था। लेकिन जब इसमें अलग अलग विषय विभाजित हुए तो विषय निकल करके आए इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि, लेकिन ये विषय का विभाजन इस आधार पर हुआ कि ये विषय ही एक विषय तो खुद अपने आप में अलग अलग है, इसीलिए अब हम सामाजिक अध्ययन को अलग अलग विषयों में बांट दिए। बिल्कुल ठीक है, बांटे तो हैं। कुछ लोग इसे विज्ञान नहीं मानते हैं, तो कुछ इसे नीरस अनुपयोगी विषय मानते। क्यों? क्योंकि अरुचि है ना, बच्चों में, शिक्षकों में अरुचि आ रही है, यार एसएसटी फिर से पढ़ना है, ये आ जाता है, तो कुछ लोग तो इसको विज्ञान ही नहीं मानते, क्या विज्ञान है, काहे का विज्ञान है ये, और कुछ लोग एकदम नीरस अनुपयोगी मानते हैं। तो इन धारणाओं के कारण सामाजिक अध्ययन की शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है और इसे सामाजिक अध्ययन के प्रति शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों में अरुचि, इसलिए क्योंकि अरे ये साइंस थोड़ी ना है, ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट नहीं, आपको एसएसटी पढ़ना पड़ेगा क्या, इसलिए अनुपयोगी विषय मानते। क्या इतिहास क्या करेंगे यार पढ़ करके, ऐसा लोग मान रहे हैं। तो आपको धारणा समझ में आई कि धारणा स्टार्ट क्या हुआ था कि क्या क्या इसका पहले ये क्या था विषय के अनुसार, फिर किस रूप में विभाजित हुआ, फिर लोगों की धारणा इसको लेकर के क्या है। बातें क्लियर है?
फिर सामाजिक अध्ययन के संबंध में दूसरी धारणा इसे अनावश्यक विस्तृत मानती है। ये फिर दूसरी धारणा क्या आई, पहले तो नीरस अनुपयोगी आई, और फिर उसके बाद दूसरी धारणा आई कि ये तो यार अनावश्यक है। तो इतिहास के संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि यह अतीत की अनावश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है और इसमें छात्रों को उबाऊ तथा लंबे उत्तर लिखने में विवश कर दिया जाता है। बिल्कुल विवश तो कर ही दिया जाता है, इतना सारा लिखना पड़ता है भाई, है इतनी सारी चीजें, डेट याद ही नहीं होता है कब है क्या है कौन आया कैसे आया, तो अनावश्यक माना जाने लगा। पहले नीरस माना जाता था, पहली धारणा क्या है, नीरस माना गया है, अनुपयोगी माना गया है, अनुपयोगी माना गया, जिससे शिक्षक छात्रों में अरुचि उत्पन्न हो गई। दूसरा कॉन्सेप्ट आया कि तो अनावश्यक है यार, और अनावश्यक कौन सा सब्जेक्ट है, अनावश्यक इतिहास है, बेफालतू की इतनी सारी जानकारी दे दी है, क्या करेंगे हम लोग जान के। ठीक, सामाजिक अध्ययन के विषय में यह धारणा भी प्रचलित है कि इसमें अवसर बहुत ही सीमित है तथा यह रोजगारोन्मुख भी कम है। यानी कि क्या बोला गया, इसमें ज्यादा अपने को मतलब एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं मिलने वाला है। यदि हम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के, यदि हम आर्ट स्टूडेंट के, तो आर्ट स्टूडेंट के लिए तो कुछ भी नहीं है यार। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें निकल कर के आया और यह केवल उच्चतर शिक्षा में ही महत्व रखता है। यदि आप आगे पढ़ रहे हो कुछ चीज तो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेट्स से यूपीएससी में ह्यूमैनिटी ही है, ठीक है, यानी कि आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो यह केवल सामाजिक अध्ययन को बोला गया। सामाजिक अध्ययन ना केवल उच्च शिक्षा में ही महत्वपूर्ण है, बाकी तो इसमें ज्यादा रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। ये धारणाएं हैं, ठीक है। वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान में सह संबंधित या परस्पर संबंधित अवधारणाओं का विकास हुआ और इसके अनुसार सामाजिक अध्ययन के विषय अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हो गए। अलग हैं, जैसे कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में हम पढ़ेंगे कि उस समय भारत के या फिर हम विश्व पटल पर देखेंगे तो उस समय राजनीति का क्या दृश्य था, यानी कि किस तरीके से राजनीति हुआ करती थी, कौन था क्या था कैसे क्या क्या होता था, इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद में हम जब इतिहास ही पढ़ रहे हैं तब उस समय पढ़ रहे हैं कि पहले भारत कहाँ से, पहले ये पूरा का पूरा एरिया भैया किसके अंतर्गत आता था, ये तो पूरा का पूरा एरिया हमारे इंडिया के अंतर्गत ही आता था, ये पूरा ये इस तरीके से दिखता था, ये बन गया, ये बन गया। समझ में आ रहा है कि ये तो विभाजित नहीं हुआ था। तो इस तरीके, तो यानी कि आपने वहां पे क्या क्या ला दिए, आप वहां पे आप बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स लेकर के, आप हिस्ट्री लाए हो, आप सिविक्स लेकर के आए हो। फिर उसके बाद में आर्थिक स्थिति इतिहास में, यानी कि हम बात करें आजादी से पूर्व क्या थी, आजादी के समय क्या थी, आजादी के बाद क्या है, अभी क्या है, आप आर्थिक स्थिति का भी विश्लेषण कर लिए। यानी कि अब कुल मिलाकर के मानो कि सामाजिक अध्ययन के विषय अलग होते हुए भी एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, समझ में आ गया बात। अब ये धारणाएं हमने तो समझ ली भैया कि ये धारणाएं हैं। अब बात आती है इसके अंतर्गत कि यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन सुन लो, क्वेश्चन चलो लिखें, क्वेश्चन सुन लो, सभी लोग सुनो, ठीक है। यदि क्वेश्चन आ गया तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में सही है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में कौन सा सही है, सत्य कथन आपको बताना है। A, B, C और D, ठीक है। कौन सा सही है आपको बताना है। इसमें है हिस्ट्री, फिर उसके बाद में हिंदी में लिख देती हूं मैं, इतिहास, भूगोल, सामाजिक अध्ययन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। क्या बोलते हैं, इतिहास, ठीक है, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र। सी में आ रहा है आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र,
और समाज शास्त्र। फिर चौथे में आया है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र। बताओ सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में यानी कि प्रारंभिक अवस्था में कौन कौन से सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताओ। अभी जस्ट हमने देखा, देखो यहाँ पे हमने देखा ना क्या लिखा हुआ है, आप खुद ही बताओगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या लिखा है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, है ना, ये लिखा है ना, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। नागरिक शास्त्र की यदि हम बात करें तो ये क्या है, राजनीति विज्ञान ही तो है अल्टीमेटली, है ना, राजनीति विज्ञान ही है। अब आ जाओ क्वेश्चन कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना, देखो इतिहास भूगोल तो सब में है। अब हमने क्या देखा, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है, इसमें लिखा है क्या अर्थशास्त्र, काट दो। इसमें लिखा क्या अर्थशास्त्र, इसको भी काट दो। इसमें लिखा है अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र थोड़ी ना है हमारा, नागरिक शास्त्र क्या है हमारा, हमने क्या पढ़ा था, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र की यदि हम बात करें यानी कि वो क्या होता है, राजनीति विज्ञान होता है, ना कि समाज शास्त्र होता है। समाज शास्त्र नहीं होता, नागरिक शास्त्र मतलब राजनीति विज्ञान, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी कटेगा और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आएगा। समझ में आया, अभी तक जितना हमने पढ़ा उसके अनुसार क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरा ये मानना है कि यदि आप ये मास्टर क्लास देख रहे हो, आपका एक भी क्वेश्चन पेडागोजी का ना तो गलत होगा और ना ही छूटेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब आता है आपका सामाजिक अध्ययन या फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य एवं महत्व। तो उद्देश्य एवं महत्व की यदि हम बात करें तो बहुत सारे इसके उद्देश्य और महत्व है, आइए देख लेते हैं। जैसे कि प्रजातांत्रिक भावना का विकास करना तथा उत्तम नागरिकता का विकास करना, बिल्कुल ठीक है, प्रजातांत्रिक भावना का विकास होना चाहिए, उत्तम नागरिकता का विकास होना चाहिए। राष्ट्रीय एकता व स्वदेश प्रेम की भावना का विकास करना तथा विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। देखो केवल सिंपल ये वर्ड्स हैं जो कि आप अक्सर इनको सुने हो, यदि आप एक बार सुनोगे एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल वहां पे आपको क्या करना है, एमसीक्यू तो है, कौन सा आपको लिखना है, लिखना तो नहीं, एक बार यदि आप सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, डेफिनेटली बना लोगे। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के व्यावहारिक उद्देश्यों को निम्न प्रकार से प्रतिपादित किया है। हमने महत्व को देख लिया कि ये किसका विकास करता है, महत्व की यदि हम बात करेंगे तो महत्व क्या है, ये प्रजातांत्रिक भावना का विकास करता है, उत्तम नागरिकता का विकास करता है, स्वदेश प्रेम की भावना को जगाता है, राष्ट्रीय एकता को जगाता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करता है और अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करता है। क्या आपका सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। फिर इसके बाद में हम इसके कुछ उद्देश्य को देखेंगे कि इसके उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद ने क्या बताया है, इसके कुछ व्यवहारिक उद्देश्य बताए हैं, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आओ देख लेते हैं। तो सामाजिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का बोध करना, ये सामाजिक तथ्य एवं सिद्धांत जैसे सामाजिक तथ्यों, सिद्धांतों, नियमों, प्रत्ययों व धारणाओं के द्वारा दैनिक जीवन की समस्याओं का हल संबंधी बोध करना। पहली बात ये क्या बोल रहे हैं, सामाजिक तथ्यों, उद्देश्य क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, सामाजिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का बोध करना, ठीक, ये है आपका सब हेडिंग। उसके अंतर्गत अब इसके अंतर्गत क्या आया, यानी कि आप जो भी तथ्य, सिद्धांत, नियम, प्रत्यय, धारणा जो भी आपको आता है उसके माध्यम से आप दैनिक जीवन की समस्याओं का कैसे हल कर रहे हो, यही सामाजिक अध्ययन का, सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य है। पहला बात यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरी बात है कि छात्र में अपेक्षित कौशल का विकास करना। अपेक्षित कौशल क्या है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण द्वारा रुचि, अभिरुचि व मूल्यों आदि गुणों का विकास करना। रुचि, अभिरुचि, मूल्यों का विकास यानी कि अपेक्षित कौशल का भी विकास हो गया है, ठीक है। फिर आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण से तर्कपूर्ण चिंतन का विकास करना।
तर्कपूर्ण चिंतन कब आएगा आपका, आप कब किसी भी चीज को लेकर के आपके अंदर में आप वहां पे क्वेश्चनिंग कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, लॉजिकली आप वो चीज को अप्लाई कर कि यार ये ऐसा होता है, आर्थिक स्थिति ना हमारी ये पहले ऐसी थी, कारण ही क्या था कि हम लोग जो है सबसे ज्यादा पहले इंपोर्ट करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने ना वर्क किया, हमारे देश में भी रिवॉल्यूशन आए, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से हमने क्या किया, हमने डेवलप किया। फिर उसके बाद में मृदा कैसी थी उस पर थोड़ा सा हमने क्या बोलते, बहुत सारी इसमें रिसर्च हुए, और क्या हमको सीड्स क्या लगाने हैं इस पर रिसर्च हुए। अच्छा, तब जा करके हम एग्रीकल्चरली स्ट्रांग बने, और अधिकतर भारतीय जनता एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके तर्कपूर्ण चिंतन है, आपने मतलब कि किसी ने थोपे नहीं है आपके ऊपर में, आप बिल्कुल आप रीजनिंग के साथ में उसको एक्सेप्ट करो। और यदि कोई कुछ बोल रहा है तो आप वहां पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, या फिर आप वहां पे बता भी सकते हो। तो सामाजिक अध्ययन के सेक्शन से तर्कपूर्ण चिंतन का भी विकास होता है, ठीक है। फिर आता है, शिक्षक को चाहिए कि वे स्वयं की क्षमता निर्माण पर बल दें, जिससे सामाजिक विज्ञान की अवधारणा स्पष्ट हो सके। एक शिक्षक को जरूरी है कि वो एकदम उनके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। जब उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। तो सामाजिक अध्ययन का शिक्षण व्यापक है और व्यापक महत्व का होता है। इसका शिक्षण जो होता है व्यापक महत्व का होता है, यानी कि संकीर्ण नहीं है, ये व्यापक महत्व है इसका। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते नहीं बस इतना पढ़ लिए हो गया यार, किसी काम का नहीं है, आर्ट्स ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड तो कुछ नहीं है, नहीं, आप उसको बहुत तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। तो इससे राष्ट्र निर्माण में सहायता मिलती है। सामाजिक अध्ययन प्राचीन कालीन सामाजिक जीवन का विवरण ही नहीं देता, यानी कि पहले क्या था, पहले क्या समाज था, पहले क्या, केवल ये बस नहीं है, बल्कि वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को भी बताता है। आप अपने वैदिक एजुकेशन को भूल गए, हम तो भैया मॉडर्न एजुकेशन, हम तो बहुत मॉडर्न है, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है ना, हम तो बहुत मॉडर्न है। वो मॉडर्निटी को आप यदि आप पढ़ोगे, बैकग्राउंड में जाओगे, कहाँ से ये इंग्लिश एजुकेशन आ गई हमारे देश में, कहाँ से ये इंग्लिश एजुकेशन आ गई? हमारे में तो वैदिक गुरुकुलम पद्धति चलती थी, गुरुकुलम पद्धति में संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, वहां पे सब चीज हमें संस्कार पर ध्यान दिया जाता था। आज की डेट में क्या हो गया है, आज की डेट में लोग जीविका कैसे जीना है, जीविका यानी कि आप बिल्कुल यानी कि आप मटेरियल साइंस पढ़ा रहे हो, आप स्पिरिचुअल साइंस नहीं पढ़ा रहे हो, जो जीवन के लिए उपयोगी आप उसको नहीं पढ़ा रहे हो, आप जीविका के लिए जो उपयोगी है वो बता रहे हो। अल्टीमेटली ये जीविका के लिए आप डिप्रेस्ड हो, बहुत सारी जीवन में परेशानियां चल रही हैं, अब क्या करें, आपका फिर कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और सो ऑन जो जो पढ़े वो कॉन्सेप्ट फिर तो काम नहीं आते, जीवन में समस्याएं आ गई हैं, तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम आया, स्पिरिचुअल एजुकेशन काम आई, वैदिक एजुकेशन काम आएगी, बिल्कुल आएगी, योग पद्धति, अष्टांग योग, ये सब काम आएगा, बिल्कुल आएगा, वो है जीवन। तो आप ये कैसे जाने, ये जानेंगे कि आपको ये केवल प्राचीन कालीन समाज नहीं बताती, बल्कि वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता क्या है, कि गुरुकुलम पद्धति क्या थी, आज की डेट में अब देख लो क्या है उसका। आज अधिकतर जनता डिप्रेस्ड है, कैसे उसका निवारण होगा, देखो ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है, आप यदि साधना करो, आप योग करो, आप अपनी डिप्रेशन को दूर कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कि सामाजिक अध्ययन केवल आपको पिछला नहीं बता रहा है, बल्कि वो आज की डेट में कितना उपयोगी है वो ये बताए। अतः वर्तमान संदर्भ में सामाजिक शिक्षण का काफी महत्व है, क्या है, काफी महत्व है। यानी कि आपको यदि आप सामाजिक विज्ञान आपने नहीं पढ़ा है, आपने सामाजिक अध्ययन नहीं पढ़ा है, इसका मतलब बहुत सारी चीजें आप नहीं जान रहे हो। हालांकि हर कोई पढ़ता है, लेकिन उतनी डिटेल से हम ध्यान ही नहीं दे रहे यार, टाइम पास तो है, पास तो होना है। फिर आ जाओ, सामाजिक अध्ययन के कुछ शिक्षण सूत्र है, कुछ शिक्षण विधियां हैं, क्या है आइए देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब बात आती है कि यदि हम बात करें कि इसके अंतर्गत क्या शिक्षण विधियां हैं, तो सबसे पहले
सरल से जटिल है। सरल से जटिल है कैसे? तो इस शिक्षण विधि में सबसे सरल अवधारणा से जटिल अवधारणा की ओर जाया जाता है। ठीक है, यह प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि मानी गई है। सरल पहले आप बता दो, हम पहले केवल याद कर लेते हैं, अच्छा 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, फिर उसके बाद झांसी की रानी चमक उठी सन 57 में। ठीक है, तो 1857 में तो क्या बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर 1905 के रेलिवेंस पढ़ लेते हैं हम लोग, 1906 का रेलिवेंस पढ़ लेते हैं, 1911 पढ़ लेते हैं हम लोग, पढ़ते हैं ना। ठीक है, सूरज स्प्लिट पढ़ लेते हैं, कब कब क्या बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने बार अधिवेशन हुए, कितने बार उनकी मीटिंग हुई, महात्मा गांधी कब भारत में आए, ये केवल सिंपल सिंपल चीजें पढ़ ली। फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं कि कारण क्या था, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या, इसका क्या रेलेवेंस है, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ। ठीक है, और हमेशा जितने भी आक्रांताएं, जितने भी यानी कि विदेशी जितने भी भारत देश में आए, किस रास्ते से आए हैं, वो यानी कि वो पूरा का पूरा फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ज्योग्राफी में पढ़ने लगते हो। ठीक है, कि अच्छा इसका ये रेलेवेंस है, ओ इसलिए ये सब होता है। तो ये सरल से जटिल की ओर जाता है सामाजिक अध्ययन। बातें क्लियर है? आगे बढ़ जाए। ज्ञात से अज्ञात की ओर जाएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे जाएगा? तो इस शिक्षण विधि में पहले ज्ञात विषय वस्तु का शिक्षण किया जाता है और इसके बाद अज्ञात विषय की ओर बढ़ा जाता है, जो आपको पता है पहले वो पढ़ाया जाता है ज्ञात, और उसके बाद में अज्ञात की ओर जाया जाएगा। यानी कि हमने यदि एक चार्ट बना लिया है कि भारत स्वतंत्रता से पूर्व, भारत स्वतंत्रता के बाद और भारत आगे आने वाले 25 वर्षों में, आप ये पूरे का पूरा एक चार्ट बना दिए, यानी कि ज्ञात से अज्ञात की ओर चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़ जाए। फिर क्या है? विशिष्ट से सामान्य है। तो इसमें विद्यार्थी को पहले विशिष्ट उदाहरण से परिचित करवाया जाता है और बाद में सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। यह विधि सामान्यतः उच्चतर स्तर पर अपनाई जाती है। उच्चतर स्तर पर विशिष्ट से सामान्य जाओगे और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर आप क्या करोगे? सरल से जटिल की ओर जाओगे। सरल से जटिल, लेकिन उच्च में आप विशिष्ट से सामान्य में जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ेंगे। सामाजिक अध्ययन की विधियां भी हमने देख लिया, महत्व देख लिया, उद्देश्य देख लिया, अर्थ देख लिया, विषयों का विभाजन देख लिया। इसकी कुछ समस्याएं हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल समस्याएं तो हैं। अरे भैया क्या है समस्याएं? आओ देख लेते हैं क्या है समस्याएं। तो सामाजिक अध्ययन समाज के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक आदि सभी पक्षों से परस्पर संबंधित है। बिल्कुल, अभी तो हमने अर्थ में तो देखा था। तो स्पष्टतः यह है कि कई विषयों से जुड़ा हुआ है। संभवतः इसके अध्ययन में समस्याएं आनी स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब क्या समस्याएं नहीं आएंगी क्या? बिल्कुल आएंगी। तो उद्देश्य से संबंधित समस्याएं देख लेते हैं हम लोग। सामाजिक अध्ययन के उद्देश्य तो व्यापक है और इसी प्रकार से यदि हम देखें, अतः इसके उद्देश्यों को सही प्रकार से निर्धारित करना आसान नहीं होता। साथ ही उद्देश्यों में भटकाव की समस्या आ जाती है। जब ये सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य व्यापक है तो समस्या तो पहले यही आ गई कि इसके उद्देश्यों को सही प्रकार से निर्धारित करना आसान नहीं है। आप कैसे निर्धारित कर लिए कि नहीं हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम राष्ट्रीयता का निर्माण करवा रहे हैं, हम विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कर रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास करवा रहे हैं। ये ठीक है, इसके उद्देश्य इतने व्यापक हैं कि आप उसको निर्धारित करना आसान नहीं है। साथ ही उद्देश्यों में भटकाव की समस्या आती है। भटक जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या, अच्छा ग्लोबलाइजेशन है पढ़ना है तो ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत तो हमारा क्या आ गया, वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या आ गया, अच्छा मार्केट इकोनॉमी आ गई इसके अंतर्गत। तो हाँ, मार्केट इकोनॉमी आ गई। अब मार्केट इकोनॉमी के बाद में अब तो ये तो यहाँ मतलब कि ये तो पूरा बाजार मान रहा है, यानी कि पूरा विश्व तो बाजार है। जब विश्व बाजार है तो यानी कि, लेकिन हमारे यहाँ का तो कॉन्सेप्ट ये है, वसुधैव कुटुंबकम वाला हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है। लेकिन यदि हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो पूरे विश्व को बाजार मानता है और हम तो सबको अपना बंधुत्व मानते हैं।
हम तो अपना क्या मानते हैं, हम विश्व बंधुत्व की भावना का हम तो विकास करवाना चाहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना है। तो भटकाव आ जाएगा। अब वसुधैव कुटुंबकम से आप भी बाजार इकोनॉमी में प्रवेश कर जाओगे। नहीं नहीं यार, ये यहाँ पे ना मतलब कि प्रॉफिट जनरेट करना ज्यादा आवश्यक है, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है। तो उद्देश्य व्यापक, तो उसको निर्धारित करना आसान नहीं हुआ। जैसे निर्धारित करना आसान नहीं हुआ तो भटकाव की समस्या आ गई। फिर अभिवृत्ति से संबंधित समस्याएं हैं। अभिवृत्ति से क्या है समस्याएं, तो सामाजिक अध्ययन पूरी तरह से विज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही है, पूरी तरह से विज्ञान तो नहीं है, इसमें वैज्ञानिकता का समावेशन किया गया। नहीं तो पहले तो नहीं था, वर्णनात्मक था, कोई तर्क पर बल नहीं दिया जाता था, कुछ नहीं था। ठीक है, तो पूरी तरह फिर बाद में इसमें आया ना वैज्ञानिकता, बाद में तर्क पर बल भी दिया जाने लगा। तो पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, तो इसलिए इसके शिक्षण में व्यक्तिगत अभिवृत्तियां ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो विभिन्न अभिवृत्ति के लोग सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उपयोग अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। हम पढ़ते हैं कि इन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, इन्होंने ऐसा बताया, वैसा बताया, तो सबका अलग 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 यदि हम देखें तो विभिन्न अभिवृत्ति के लोग सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उपयोग अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार करने लगते हैं। तो ये भी एक समस्या होगी। शिक्षक से कुछ संबंधित समस्या है क्या, तो सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को योग्य तथा कुशल प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही शिक्षक को तार्किक तथा विचारशील होना चाहिए। पूछा जा सकता है ना, योग्य तथा कुशल, तार्किक तथा विचारशील, अन्यथा वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विषयों का उपयोग करने लगता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सामाजिक अध्ययन के शिक्षण विषयों का उपयोग करने लगता है। यानी कि आपको तार्किक, विचारशील, योग्य, कुशल होना चाहिए। पहली बात तो एक शिक्षक को ऐसा होना आवश्यक है। ठीक है, बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब क्या है, उपयोगिता से संबंधित समस्याएं। तो सामान्यतः यह धारणा बन गई है कि सामाजिक विज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है, इसलिए बच्चे उससे पढ़ने से बचना चाहते हैं। ये भी एक समस्या है। शिक्षण विधि का चयन। शिक्षण विधि का चयन कैसा, तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि छात्रों के अनुकूल तथा मनोरंजक बनाने की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय में इसके शिक्षण में व्यावहारिकता को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है। आप व्यवहारिक नहीं पढ़ा रहे हो कि ये आप उसकी उपयोगिता पर ध्यान नहीं दे रहे हो, जिससे आप पहली बात तो आप ये चीज, बच्चों को ये चीज समझ में आया ही नहीं है, इसीलिए उनको बोरिंग लगता है कि एसएसटी का रेलेवेंस क्या है। जब आप एसएसटी का रेलेवेंस बच्चों को समझा नहीं पाए हो तो आप उनके अनुकूल और मनोरंजक आप बना नहीं पाए, जबकि ये होना चाहिए। आपको ये बताना है कि किस तरीके से ये विषय व्यवहारिक है। यदि आप जान रहे हो कि आप जैसे 18 साल के हो जाते हो तो आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्या है हमारे यहाँ नियम, क्या है संविधान में, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात बोला गया है। यूनिवर्सल एडल्टहुड की बात की गई है हमारे यहाँ। ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई है, किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कौन प्रधानमंत्री है, कैसे उसका इलेक्शन होता है। जब आप व्यवहारिक चीजों को बना दोगे तो ये इसका महत्व बढ़ जाएगा। तो ये जो विधि, शिक्षण विधि का जो चयन है वो कैसा होना चाहिए, पहली बात वो छात्रों के अनुकूल और मनोरंजक बनाने की आवश्यकता है कि विधि ऐसी अपनाओ, ऐसे तरीके से बच्चों को पढ़ाओ। समझ में आ गया, बातें क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट में आते हैं क्रियाकलापों की चयन संबंधित समस्याएं। ये क्रियाकलापों की चयन संबंधित समस्याएं क्या है, तो यदि हम देखें तो सामाजिक विज्ञान के अध्ययन तथा अध्यापन में, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन तथा अध्यापन में क्रियाकलापों को कम महत्व दिया जाता है। इसके क्रियाकलाप प्रयोगशाला में या चार दीवारी में नहीं किए जा सकते हैं। यानी कि हम जा कर ये करते हैं क्या कि चलो यार प्रैक्टिकल लैब चलेंगे, एसएसटी की प्रैक्टिकल लैब है, नहीं, वो एसएसटी की प्रैक्टिकल लैब वो नहीं है। यानी कि आपका जीवन ही एसएसटी की प्रैक्टिकल लैब है। तो आप क्रियाकलापों के चयन संबंधी समस्याएं हैं कि आप, यानी कि जरूरी क्या है, इसमें क्रियाकलापों को कम महत्व दिया जाता है क्योंकि प्रयोगशाला या चार दीवारी में इसके क्रियाकलाप नहीं किए जाते हैं। बातें समझ में आए, ये भी एक समस्या है। फिर मूल्यांकन से संबंधित कुछ समस्या है। मूल्यांकन अधिक चरों पर निर्भर करता है। कैसे, तो अतः यह निर्धारित करना कठिन होता है कि किस चर को कितना महत्व दिया जाए। मूल्यांकन करना है तो हम
क्या लेकर के इस सब्जेक्ट्स को हम क्लासिफाई करके हम मूल्यांकन कर दें। तो मूल्यांकन संबंधी इसमें समस्याएं देखी गई हैं, मूल्यांकन नहीं किया जा सक रहा है। ठीक है, फिर क्या है, अध्ययन सामग्री तथा पुस्तकालय से संबंधित समस्याएं। अध्ययन सामग्री की अधिकता होने के कारण भ्रम की स्थिति बनी रहती है। इतनी सारी बुक है यार, कौन सी पढ़े समझ में ही नहीं आता है। साथ ही इन सामग्रियों से निष्पक्ष दृष्टिकोण विकसित करना कठिन कार्य होता है। इतनी सारी पुस्तकें, फिर उसके बाद अच्छा मेरी बुक में ये लिखा है, तुम्हारी बुक में हमने ये पढ़ा है। इतनी अलग अलग जब आपको चीजें पढ़ने को मिलती है, जब आप चीजों को सुनते हो, उसमें से क्या होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। उसमें से आप एक निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं बना पाते हो। क्या नहीं बना पाते हो। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें आपको पढ़नी है। जब इतनी सारी पुस्तकें पढ़नी है तो समस्याएं तो ऑटोमेटिकली आएंगी ही। तो हमने समस्या भी देख ली कि अध्ययन सामग्री तथा पुस्तकालय की समस्या है, मूल्यांकन की है, क्रियाकलापों की है, शिक्षण विधि की है, उपयोगिता की है। फिर उसके बाद में शिक्षक से संबंधित है कि शिक्षक को कुशल होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, अभिवृत्ति की है, यानी कि सब अपने अपने उपयोगिता अनुसार ही दे देते हैं, अपने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दे रहे हैं। अभिवृत्तियां ज्यादा व्यक्तिगत अभिवृत्तियां ज्यादा प्रभावित कर रही हैं। उद्देश्य से संबंधित, यानी कि उद्देश्य ही पता नहीं है कि भटकाव आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग क्या कर लिया है, हमने समस्या पर भी विचार कर लिया है। बातें एकदम क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आया। अब बात आती है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। यदि ये प्रश्न आया कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन यदि प्रश्न आता है आपके पास में कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, यदि ये प्रश्न आया वैज्ञानिक क्यों है, वैज्ञानिक क्यों है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, क्योंकि इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है, इसलिए इसको वैज्ञानिक बोला जाता है। क्या ऑप्शन नंबर बी है आपका कि इसके अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग थी, यानी कि आप इसका अध्ययन कर रहे हो, इसको विज्ञान कहो, तो विज्ञान कहने की मांग के कारण इसको वैज्ञानिक कहा जाने लगा। विज्ञान कहने की मांग को पूरा किया गया है। फिर उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। प्रमाणित ज्ञान का अर्जन होता है क्रमबद्ध तरीके से। चौथा है कि यह पाठ्य, ऑप्शन नंबर डी को सुनेंगे आप लोग, यह पाठ्य को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, यानी कि ये क्या है कि पूरा आप वैज्ञानिक तरीके से समाज का अध्ययन कर रहे हो। वैज्ञानिक, यह पाठ्य को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो प्रश्न क्या था, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है, वैज्ञानिक क्यों है। सामाजिक, ध्यान से सुनना, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। ऑप्शन है क्योंकि इसमें वैज्ञानिक शब्दावली है, क्योंकि इसको विज्ञान कहे जाने की मांग थी जिसे पूरा कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान का अर्जन किया जाता है। फिर ऑप्शन नंबर डी है, यह समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। अब सुन लो, ठीक है। पहली बात तो ये समाज का अध्ययन था, इसमें फिर उसके बाद में वैज्ञानिकता का समावेशन हो गया। वैज्ञानिकता का समावेशन करना मतलब क्या होता है, वैज्ञानिकता का समावेशन, विज्ञान में क्या होता है, प्रैक्टिकल्स जो हमारे होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स में क्या होता है कि आप किसी भी चीज को क्या करते हो, क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित कर देते हो। प्रमाणित है, प्रैक्टिकली प्रूवन है। साइंस क्या है, साइंस चीजों को प्रूव कर देता है, प्रूव करता है ना। बस जब प्रमाणित आया है
और साइंस बोला गया है तो प्रूवन वर्ड आता है, क्योंकि साइंस किसी भी चीज को तब तक नहीं मानता जब तक वो उसको प्रूव ना कर दे। तो क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, इसीलिए सामाजिक अध्ययन के विज्ञान को वैज्ञानिक कहा गया है। समझ में आया? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक कहा जाता है। प्रामाणिक शब्द आया है इसलिए, अदरवाइज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लग रहा है। यह समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है, नहीं, ये क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान का अर्जन करने में। प्रमाणित है ना, चीजों को प्रूव किया गया, इसलिए तो विज्ञान का मतलब प्रमाण ही होता है। बातें क्लियर है? क्वेश्चन कैसे बनने वाले, ठीक, यदि समझ में आया है तो फिर आज की क्लास को फिर हम यहीं पे एंड करेंगे। ठीक है, ये क्या थी? मास्टर क्लास पार्ट 1 थी। मास्टर क्लास पार्ट 1 है एसएसटी पेडागोजी का। ठीक, एक इसके बाद में एक और क्लास अपलोड होगी, तो वो क्या है, ये 2 पार्ट में आपकी एसएसटी पेडागोजी पूरी कंप्लीट है। यदि आपने ये 2 पार्ट यदि आपने देख लिया है, इसका मतलब इससे बाहर का आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा और आपको इसी में से कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। बस आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगा लेना। एमसीक्यू लगा लेना तो आपका ये पूरा क्लियर है। यदि आपने ये मास्टर क्लास देखी है, इसका मतलब है कि आपका एसएसटी पेडागोजी प्रिपेयर्ड है। ठीक, इसी के साथ में आज की क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।